इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई की ओर से राम राम राम। और अनिल भाई बस ठीक है धर्मवीर भाई। नो बताओ, जितना मौसम बदलता जा रहा उतना आपके शरीर पे कपड़े बढ़ते जा रहे। हाँ, कह दो गुदड़ का बोर्ड रे। हाँ, तो यो के खाड़ा है भाई, जाडे का देखो ऐसा है धर्मवीर भाई, जाडे का जाप्ता बांधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मौसम जो है ना, मौसम तो हर चीज पे अपना असर छोड़ देगा। बिल्कुल छोड़ देगा। और खेती पे भी असर छोड़ देगा अपना अनिल भाई। बिल्कुल छोटा, मौसम के अनुसार ही तो खेती हो है धर्मवीर भाई। तो मौसम का खेती पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हमने बातचीत करी डॉक्टर अजीत सिंह जी से। अच्छा। जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। तो सुनवा दे भाई ने बातचीत। बिल्कुल सुनाओ। आज हमने जो विषय लिया है वो मौसम से जुड़ा हुआ है और उसकी जानकारी लेने के लिए हमने बुलाए हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर अजीत सिंह जी, जो मौसम वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौसम का खेती पर प्रभाव कैसे रहता है। तो ये मौसम क्या है, किसे कहते हैं मौसम? मौसम का कृषि पर क्या प्रभाव है जी? किसी भी समय पर जी वायुमंडल की आपातकालीन अवस्था को हम मौसम कहते हैं। बिल्कुल। फसल की बिजाई से लेके उसकी कटाई तक, यहाँ तक कि उसके मंडी तक ले जाने पर हम कह सकते हैं कि अगर किसान को मौसम की जानकारी है
तो बिजाई के समय अगर उसको ये पता चल जाए भाई अभी 2 या 3 दिन बाद या नेक्स्ट अगले दिन जी बारिश होनी है, तो शायद अगर उसे बिजाई करनी है तो अपनी बिजाई रोक सकता है। एक दिन क्योंकि- रोक देगा, अगले दिन करेगा। हाँ जी, एक दिन रोककर अगले दिन जी। कर सकते हैं, क्योंकि बीज भी बहुत महंगा है और जो कृषि कार्य होते हैं जैसे कि जुताई करना तो इस हिसाब से उनका हम जो आय है, जो उनकी जो पैसा खर्च होता है उसको बचा सकते हैं। जी, इसी तरह से सिंचाई में भी है, अगर किसान को ये पता चल जाए भाई आने वाले 2-3 दिनों में बारिश होने वाली है जी तो वो अपनी सिंचाई रोक सकता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हमने सिंचाई कर दी, फिर 2 दिन बाद बारिश हो गई तो वो डबल पानी हो जाता है, उसमें फसल नुकसान होने का डर रहता है। तो डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि जैसे अनुमान उनको पता चल गया मौसम के बारे में कि मौसम बदलाव हुआ है, तो और उसको पहले जानकारी मिल गई 1 या 2 दिन पहले, तो वो अपना जो बीज का काम है वो भी रोक सकता है, या उसने सिंचाई करनी हो खेत में वो भी रोक सकता है। उससे उसकी जो बीज है वो भी बचत हो जाएगी, और यदि बिजाई कर रखी है और सिंचाई नहीं करनी है तब भी उसको फायदा होगा। हाँ जी जी तो कभी कभी देखो ऐसा देखा गया है, हमें पता नहीं चला कि हमने बिजाई कर दी जी और बारिश आनी है अगले दिन, जी तो उसमें हमारा बीज भी बेकार हो जाता है, बिल्कुल हो क्योंकि फिर जमाव कम होगा। हम्म, ऐसी सिंचाई पर ऐसी स्प्रे पर है, जी क्योंकि देखो अगर स्प्रे हम करते हैं कम से कम स्प्रे को 8 से 10 घंटे का टाइम चाहिए बिल्कुल अपनी दवा का असर दिखाने के लिए। जी तो अगर हम कभी ऐसा देखा गया है किसान भाई स्प्रे करके अपने घर तक नहीं पहुंचता और 2-3 घंटे बाद बारिश हो जाती है, जी तो इससे जो दवाई लाया है उसका कोई फायदा नहीं होता। उसका असर वो जाएगा नहीं फसल पे। हाँ जी, उसका असर फसल पर नहीं जाएगा। तो डॉक्टर साहब हम एक और बात जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि मौसम के बदलाव को मौसम कहते हैं, फिर उस पर कृषि पर प्रभाव होता है। एक हम बार बार बात करते हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या होता है, ये भी आप किसान भाइयों को अच्छी प्रकार से समझाएं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या है और उससे जो हमारे किसान भाई है कैसे लाभ ले सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान आने वाले समय के मौसम के वर्तमान समय के ही अनुमान लगाने को मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। जी। यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में बचता है तो जो हम किसानों को बताते हैं भाई आने वाले समय में जी 2-3 दिनों में मौसम इस तरह का रहने वाला है, जी। या बारिश होने की संभावना है, तापमान इतना हो सकता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता इतनी बढ़ सकती है, जी। हवा की गति इतनी हो सकती है या हवा की दिशा इतनी हो सकती है, जी। तो इन सब को हम मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। अब तो इसका खेती पे क्या असर रहता है? फिर इस पर खेती का बहुत असर है, जैसे कि मैंने किसान भाइयों को बताया है, अगर किसान भाई को ये पता चल जाए भाई बारिश होनी है जी तो अपनी बिजाई रोक सकता है, अपनी सिंचाई रोक सकता है और अपने स्प्रे रोक सकता है और कृषि कार्य रोक सकता है। अभी जैसे कि हम पिछले महीने देख सकते हैं अक्टूबर में जी जब धान की कटाई चल रही थी जी तो सब किसान अपनी धान मंडी में ले जा रहे थे, तो उस दौरान 2 बारिश हुई थी, 17 अक्टूबर में और 22 अक्टूबर में। जी जिन किसान भाइयों को मौसम की जानकारी हो गई थी तो उन किसान भाइयों ने अपनी फसल मंडी में नहीं ले गए जी या कटाई रोक दी। जी तो अब जिन किसान भाइयों को इनकी जानकारी नहीं थी मौसम की, या जिस माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिल पाई, तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उसमें। जी तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को हम अपनी सुविधा के अनुसार उनको किसान भाइयों को हम मैसेज पहुंचाते हैं। अब हम मैसेज 2-3 तरीके से पहुंचाते हैं। जी आने वाले समय में भारतीय मौसम का ये लक्ष्य है पंचायत लेवल तक, जी यानी कि जो ब्लॉक स्तर से भी छोटा है पंचायत भी आगे का। हाँ जी किसानों को सही जानकारी मिले। यानी कि फिर ऐसा भी उससे भी बच जाएंगे किसान भाई कि आपने जब पूरे जिले की जानकारी बताई तो पूरे जिले में जैसे आपने बताया कि पता नहीं कौन सी तहसील में बरसात हो जाए, कौन सी में हवा चल जाए, ऐसा कुछ अनुमान था पूरा, लेकिन कई बार ऐसा जो है किसान उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे। हाँ जी। तो इसमें एक बात होती है कि जो ये आप अनुमान की बात करते हैं, ये इसके कई प्रकार भी है डॉक्टर साहब कहीं? हाँ जी, उससे भी लाभ ले सकते हैं किसान भाई, उसको फायदा होगा? हाँ जी जी। ये 3 प्रकार के पूर्वानुमान होता है, जैसे अल्प अवधि, मध्यम अवधि जी दीर्घ अवधि। जी 3 भागों में बांट दिया
कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े ज्यादा समय के लिए और काफी लंबे समय तक के लिए। हाँ जी। अब अल्प अवधि क्या है? यह आगामी 48 घंटे जी या उससे भी कम। यानी कि पहला जो आपका कदम है वो 48 घंटे यानी कि लगभग 2 दिन का है। हाँ जी, या उससे भी कम, दो घंटे से भी शुरू होता है। जी जी। 2 घंटे से आप कह सकते हो 2 घंटे से 48 घंटे तक। अच्छा, 2 घंटे से 48 घंटे तक पहला भाग हो गया या हाँ जी, समय। हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार के अनुमान को अल्प अवधि अनुमान कहते हैं। अल्प अवधि का अनुमान हो गया, पूर्वानुमान। अब इसमें क्या है? इसमें जैसे कि ओलावृष्टि हो गई, जी जी, आंधी हो गई, जी, चक्रवात हो गए, ये इत्यादि इस तरह की जो संभावनाएं जागृत होती है वो हम बताते हैं किसानों को। अब इसमें फायदा क्या है किसानों को? जैसे कि किसान भाई ने अपना नाज जी धूप में सुखा रखा है, बिल्कुल, तो अगर उनको ये जानकारी मिल जाए भाई अभी 2 या 3 घंटे में बारिश होने वाली है, तो वो अपना उसको स्टोर कर सकते हैं या समेट कर अपना अंदर रख सकता है। या खेत में भी डाला हो, खेत में डेरी लगा रखी हो, हाँ जी, तो उसको भी इकट्ठा करके अपने कहीं गोदाम में या कहीं रखेगा। हाँ जी जी, इसका ये फायदा है। जी जी। अब मध्यम अवधि पूर्वानुमान क्या है? मध्यम अवधि पूर्वानुमान होता है ये 5 से 7 दिन का अनुमान होता है जी। इसमें सबसे ज्यादा कृषि कार्य पर इसका महत्व है जी। हम जैसे कि किसानों को बताते हैं आने वाले 2 या 3 दिन में बारिश होने की संभावनाएं है, तो आप ऐसा कार्य कर सकते हो। तो इसकी अवधि होगी 2 से 3 दिन? नहीं सर जी, इसकी अवधि है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन कम? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम जी। तो इसमें किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलता है, वे अपने सारे कृषि कार्य भी कर सकते हैं इसके अनुसार जी। अब तीसरा है दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। दीर्घ अवधि पूर्वानुमान होता है 1 सप्ताह से अधिक, यानी कि 1 महीना कह सकते हैं या हम 1 सीजन भी कह सकते हैं जी। उसको दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में होता है। हाँ जी। तो 3 भागों में आपने इसको बांट दिया। हाँ जी। एक 2 घंटे से 48 घंटे, हाँ जी। एक 5 से 7 दिन, हाँ जी। और फिर 1 सप्ताह से आगे। हाँ जी। अब दीर्घ अनुमान में क्या लगा सकते हैं हम? दीर्घ अनुमान में हम ये कह सकते हैं भाई आने वाले समय में मौसम ऐसा रहेगा तो आपकी फसल पर इस तरह के कीड़े आ सकते हैं या बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती जी। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है किसान कुछ एडवांस हो जाता है जी, यानी कि हम किसान सोचता है अगर ये बीमारी नहीं आ रही तो हम उसको छिड़काव कर दें जी। अगर सरसों की बात करें, सरसों में चेप्पा नाम की एक बीमारी होती है तो वो लगती है कि जिसको हम कीड़ा बोलते हैं जी। तो अगर मौसम साफ रहेगा जी तो इस तरीके कोई चेप्पा कीट नहीं असर करेगा उस पर। असर करेगा। हाँ जी। अगर अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और आ गई इसमें कि आपने बताया कि हमने ये मौसम की जानकारी पहुंचानी किसानों तक, तो कौन कौन से इसके साधन है कि किसानों तक ये मौसम की जानकारी जो है पहुंच जाए ठीक ढंग से? भारतीय मौसम विभाग ने जी या चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय ने ठीक हाँ जी, इसके लिए जो मौसम ऐप बनाए हैं कुछ जी जी, और इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जी। किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रखा है ब्लॉक स्तर पर जी जी। हर किसान को ब्लॉक वाइज हमने उनको जोड़ रखा है जी। और इसमें हम SMS भी देते हैं, अखबार के जरिए भी उनको पहुंचाते हैं। तो इन सारे साधनों से किसान के पास मौसम की जानकारी पहुंच जाएगी। हाँ जी। तो इसमें चलते चलते ये बात और बताओ कि क्या संदेश आप किसान भाइयों के लिए देना चाह रहे हो इसमें? मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने ये बताया है भारतीय मौसम विभाग ने कुछ ऐप बनाए हैं जी। हरियाणा विश्वविद्यालय ने भी कुछ अपना एक ऐप बनाया है, तो मैं उन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जी। जो ऐप है चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय ने जो ऐप बनाया है ई मौसम ऐप का नाम है उसका जी। उस ऐप में मौसम के साथ साथ अन्य जानकारियां भी है फसलों की जी। उसमें रबी खरीफ की जितनी भी फसलें हैं सारियां हैं, और उसमें बाग सब्जियां फूल संबंधित सारी फसलों की जानकारियां हैं। उसमें क्या है, उसमें बिजाई से लेकर फसल की बिजाई से लेकर फसल की कटाई तक जितने भी कृषि कार्य होते हैं जी जी, जैसे कि कब बिजाई करनी है, कितना बीज डालना है, कौन सी वैरायटी डालनी है, अगर किस तरह की बीमारी आती है जी तो उसमें क्या कौन सी दवाई डालनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है जी जी। इस ऐप को ई मौसम ऐप HU कहते हैं जी। और एक ऐप 2 ऐप भारतीय मौसम विभाग ने बनाए हैं, ई मौसम ऐप, मेघदूत ऐप जी और दामनी ऐप जी जी। दामनी ऐप में क्या है, दामनी ऐप
चक्रवर्ती ऐप है एक, इसमें बिजली की जानकारी मिलती है, जो बिजली गिरती है जी। तो इस तरह की किसानों को जानकारी मिलती है किस क्षेत्र में कितने 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में कहाँ बिजली गिरनी है, तो इसकी जानकारी किसानों को मिलती है। तो इस तरह से आपके भिन्न भिन्न स्तोत्र हैं जो, उनसे ये सारी जानकारी किसान भाइयों को मिल जाती है, ताकि किसान भाई आगे के लिए सचेत हो जाए और जो भी आपदा या मौसम के परिवर्तन उसको नजर आता है उसके अनुसार ही वो खेती का काम जो है करे। हाँ जी। तो डॉक्टर अजीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसान भाई इसका जरूर फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिनांक 16 दिसंबर 2021 को गुजरात में प्राकृतिक खेती पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि दूरदर्शन एवं DD किसान पर गुरुवार 16 दिसंबर प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम को देखने का कष्ट करें और अपना योगदान दें। अनिल भाई जी धर्मवीर भाई, एक बहुत जरूरी सूचना है
और ये जो सूचना है ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कि कृषि में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के 4 वर्गों में वर्गीकृत उन्होंने किया है। और इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के वास्ते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट है www.icar.org.in। तो इस साइट पे जाके इसके बारे में वो पूरी जानकारी जो किसान भाई हैं जो चाहते हैं कि हमने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है तो वो हिस्सा ले सकते हैं जी। और मौसम क्या कह रहा है वाला? मौसम कह रहा है कि आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 23 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 5 डिग्री सेल्सियस जी। और कल भी जो है 20 डिग्री अधिकतम और 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने की संभावना है और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है जी। तो इसका मतलब मौसम डामाडोल है जी। और कल के किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम विषय लेकर के हाजिर होंगे वो विषय रहेगा गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन। इस विषय पे जानकारी देंगे डॉक्टर विजय कुमार जो कि कंसल्टेंट हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उचानी जिला करनाल में जी। तो अनिल भाई ये सारी बात होगी तो थोड़ा सा आप आराम कर लो जी। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो अनिल भाई, ये था हमारा आज का किसान वाणी का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। लेवा भाइयों से इजाजत जी। अच्छा भाइयों, राम राम। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ।
पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।